वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे कन्फर्मेशनल एनालिसिस और हमने एक मॉलिक्यूल की कन्फर्मेशन भी की थी। कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेन वो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो उसमें हमने बात उसकी टोटल कन्फर्मेशंस बना ली। कितनी कन्फर्मेशंस बनती थी? तीन कन्फर्मेशंस बनती थी टोटल। और उसमें हमने ये डिस्कस किया कि वो कन्फर्मेशंस होती हैं वो कौन कौन सी बनती हैं। इक्लिप्सड कन्फर्मेशन बन रही है और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बन रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने ये भी बात की थी कि हर एंगल पे, हर एक डिग्री रोटेट करने पर जो है वो कन्फर्मेशन चेंज होती जाती है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनती जाती हैं। तो एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री एंगल्स होते हैं, तो उस हिसाब से कन्फर्मेशंस भी हमारे पास 360 ही बनती हैं। लेकिन मोस्ट स्टेबल कौन सी होती हैं वो हम अब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। मोस्ट स्टेबल जो कन्फर्मेशन हमारे पास होती है वो होती है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड जो 180 के एंगल पे बनती है वो होती है मोस्ट स्टेबल। और स्टैगर्ड की अगर हम टाइप की बात कर लें, गॉश स्टैगर्ड भी होती है हमारे पास, वो 60 के एंगल पे बनती है। वो जो होती है प्योर स्टैगर्ड से लेस स्टेबल होती है। प्योर स्टैगर्ड को हम दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं तो वो एंटी स्टैगर्ड होती है, जो 180 के एंगल पे बन रही होती है दो प्लेन्स के दरमियान में। और जो गॉश स्टैगर्ड होती है वो 60 के एंगल पे बन रही होती है। होते दोनों ही स्टेबल हैं, लेकिन आपस में अगर इनका कंपैरिजन करें तो वो स्टैगर्ड जो होती है, एंटी स्टैगर्ड या स्टैगर्ड, वो मोस्ट स्टेबल होती है 180 के एंगल वाली, एज़ कम्पेयर टू 60 के एंगल वाली गॉश स्टैगर्ड के। तो लीस्ट स्टेबल जो कन्फर्मेशन हमारे पास होती है वो इक्लिप्सिड होती है। अगर हम इनका जो ऑर्डर लगाएं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह आता है कि सबसे पहले स्टैगर्ड, जिसको हम एंटी स्टैगर्ड भी कह सकते हैं, स्टैगर्ड के बाद गॉश स्टैगर्ड जो 60 के एंगल पे बन रही है, और उसके बाद इक्लिप्सिड। ये इन केस ऑफ इथेन की कन्फर्मेशंस के। और अगर हम इनके दरमियान में स्क्यू को भी ऐड करें तो फिर स्टैगर्ड, गॉश स्टैगर्ड, और उसके बाद स्क्यू। स्क्यू के बाद जो कन्फर्मेशन इक्लिप्सिड आती है वो लीस्ट स्टेबल होती है। अब हम स्टूडेंट, ये तो हमने पता कर लिया कि कौन सी जो होती है वो हायर स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल होती है, और कौन सी लीस्ट स्टेबल होती है। लेकिन ये स्टेबिलिटी डिपेंड किस चीज़ पे करती है। अब हम वो बात करते हैं कि वो किस तरह से स्टेबल हैं और किस तरह से इक्लिप्सिड जो है वो लीस्ट स्टेबल है। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने उसका न्यूमन प्रोजेक्शन भी ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पे हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, देखें कि फ्रंट वाला कार्बन और बैक वाला कार्बन, अगर इन दोनों के जो हाइड्रोजन हैं बिल्कुल आमने सामने आ जाएं, आगे पीछे आ जाएं, तो पीछे वाले मतलब एक हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन आ रहा है तो उनके दरमियान में एंगल ज़ीरो का बन रहा है। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बैक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल फ्रंट वाले के बिल्कुल पीछे है, उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्जन होती है। रिपल्जन होने की वजह से ज़ीरो डिग्री एंगल पर जो है वो रिपल्जन जो होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती हैं वो बिल्कुल पास होते हैं। रिपल्जन मैक्सिमम होने की वजह से उनकी जो है वो एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है और वो लेस स्टेबल हो जाते हैं। वो स्टेबल नहीं रह पाते, मतलब रिपल्जन ज़्यादा होती है तो वो स्टेबल नहीं रहते, एक दूसरे को जो है वो परे धकेलते हैं। धकेलने की वजह से वो जो वो फॉर्म होती है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकती। वो जल्दी से उस जगह से रोटेट करने की कोशिश करती है आगे की तरफ। तो ये हमने बात की इक्लिप्सिड की। अगर हम बात करें स्टैगर्ड की, स्टूडेंट्स, हमने ऑर्डर में लगाया कि गॉश स्टैगर्ड जो होता है वो इक्लिप्सिड से ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो स्टैगर्ड होता है या एंटी स्टैगर्ड होता है उससे लेस स्टेबल होता है। क्योंकि गॉश स्टैगर्ड हमारे पास बनता है, गॉश बनता है हमारे पास 60 के एंगल पे। अब देखें स्टूडेंट्स, 60 के एंगल पर एक प्लेन को जब 60 के एंगल पर रोटेट करें तो उनके जो दो हाइड्रोजन होते हैं, एक प्लेन का हाइड्रोजन और दूसरे प्लेन का हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, अब इनके दरमियान में ये दो डिफरेंट प्लेन्स हैं ना हमारे पास, तो इनके दरमियान में 60 के एंगल आ गया। मतलब वो पहले ही एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो गए हैं, 60 के एंगल पर रोटेट करके वो दूर हो गए हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स और इनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्जन एज़ कम्पेयर टू इक्लिप्सिड जो होती है वो रिपल्जन कम होती है। कम हो जाने की वजह से उनकी एनर्जी भी कम होती है, और एनर्जी कम हो जाने की वजह से वो एज़ कम्पेयर टू इक्लिप्सिड जो है ये स्टेबल होते हैं। लेकिन जो स्टैगर्ड की निस्बत जो है ये लेस स्टेबल होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि स्टूडेंट्स,
जो स्टैगर्ड होता है ना, स्टैगर्ड अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये स्टैगर्ड में हाइड्रोजन 180 की डिग्री पे रोटेट करके यहाँ पे आ गया। अब देखें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाने की वजह से, दो प्लेन्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाने की वजह से इनकी रिपल्जन जो होती है वो मिनिमम हो जाती है, कम से कम रिपल्जन होती है। कम से कम रिपल्जन हो जाने की वजह से इनकी एनर्जी भी कम हो जाती है। इनके दरमियान जो एनर्जी होती है, एनर्जी कम होती है, तो मीन्स कि वो एज़ कम्पेयर टू गॉश और इक्लिप्सिड जो है वो मोर स्टेबल होता है स्टैगर्ड फॉर्म। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं डाईहेड्रल एंगल एंड बॉन्ड एंगल, इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये इसको जो है वो सेम कंसीडर कर लेते हैं या इनके दरमियान में कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आज ये कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूं कि स्टूडेंट्स, डाईहेड्रल एंगल हमारे पास होता है दी एंगल प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेन्स। टू प्लेन्स जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि एक फ्रंट वाला कार्बन है उसका अपना प्लेन है, बैक वाले कार्बन का अपना प्लेन है, इन द फॉर्म ऑफ साहॉर्स प्रोजेक्शन या न्यूमन प्रोजेक्शन, दोनों की सूरत में अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं न्यूमन प्रोजेक्शन की सूरत में जो ब्लू मार्कर के साथ, ब्लू कलर के साथ जो हमने कार्बन ड्रा किया है, अब इसको और पीछे वाले को कंपेयर करके तो ये दो अलग अलग प्लेन्स हैं। तो इन दोनों के जब हाइड्रोजन जो हैं उनके दरमियान जो एंगल बनेगा इन द फॉर्म ऑफ साहॉर्स प्रोजेक्शन, लाइक यहाँ पे हम देखें अगर ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे डाईहाइड्रल एंगल। मतलब दो डिफरेंट प्लेन्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा है उसको हम कहेंगे डाईहाइड्रल एंगल। और बॉन्ड एंगल स्टूडेंट्स वो होता है जो दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में, बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान में, बॉन्डेड ग्रुप्स के दरमियान में होता है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल्स। लाइक अगर हम इसी स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ से लेकर एक ब्लू हाइड्रोजन से लेकर दूसरे ब्लू हाइड्रोजन तक जो एंगल बन रहा है, एक ही कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप्स या सेम ग्रुप्स अटैच हैं, तो उनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास है बॉन्ड एंगल्स। और डाईहाइड्रल एंगल को हम ट्राईएजनल एंगल्स भी कह सकते हैं। ट्राईएजनल वो भी दो डिफरेंट प्लेन्स के दरमियान में ही है, तो इसको हम ट्राईएजनल एंगल भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम इथेन की एनर्जी डायग्राम की बात करें तो हाँ, हमें पता है कि इसमें इक्लिप्सिड फॉर्म बनती है, गॉश बनती है, फिर उसके बाद फिर दोबारा इक्लिप्सिड बन जाती है, फिर स्टैगर्ड बनती है, फिर इक्लिप्सिड बनती जाती। मतलब दो स्ट्रक्चर हमें जो है वो ज़्यादातर अचीव होती हैं इन दी फॉर्म ऑफ इथेन, एक इक्लिप्सिड जो है और दूसरी स्टैगर्ड। गॉश भी चूँकि हमने कहा है कि ये स्टैगर्ड की एक टाइप है, तो इस सूरत में भी हमें सिर्फ वही अटेन होती है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर हम एनर्जी और एंगल के दरमियान में, एनर्जी एंड एंगल के दरमियान में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। तो इसमें हम क्या कहते हैं, हाँ, हमने कहा कि इसमें दो तरह की ही हमारे पास कन्फर्मेशंस बनती हैं, एक गॉश स्टैगर्ड और दूसरी इक्लिप्सिड। तो स्टूडेंट्स, हमने ये भी बात की कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी एनर्जी मतलब ज़्यादा होती है वो लेस स्टेबल होता है। तो यहाँ पे एनर्जी E1 एंड E2 अपर वाली, E1 नीचे वाली। तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि 60 के एंगल पे हमने कहा कि ये गॉश बन रहा है हमारे पास। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने कहा कि जिनकी एनर्जी कम होती है, मतलब उनके दरमियान में रिपल्जन जो होती है वो मैक्सिमम होती है। एनर्जी कम, जिनकी एनर्जी जो है वो कम होती है, उनकी रिपल्जन जो होती है वो भी उनके दरमियान में रिपल्जन भी मिनिमम होती है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, सॉरी पहले मैंने उल्ट बोल दिया। उनके दरमियान में रिपल्जन भी कम होती है और वो जितनी उसकी रिपल्जन कम होती है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे देखें एनर्जी E1 पे जो आके वो गॉश स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है, तो यहाँ पे रिपल्जन कम है 60 के एंगल पे, तो मींस कि ये ज़्यादा स्टेबल है गॉश स्टैगर्ड। उसके बाद अगर हम 60 के एंगल पे मज़ीद रोटेट करते हैं तो हमारे पास 120 के डिग्री पे आकर इक्लिप्सिड फॉर्म होता है। पहले भी इक्लिप्सिड से स्टार्ट किया था और फिर जो है वो इक्लिप्सिड बन रहा है 120 के एंगल पे, दो सेम ग्रुप्स के दरमियान में। अब 120 के एंगल पे आकर अब देखें कि एनर्जी E2 पर चला गया। अब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब कि जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनकी रिपल्जन भी ज़्यादा है, और जिनकी रिपल्जन ज़्यादा है वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। और मज़ीद इसको रोटेट किया 180 पे, तो फिर हमारे पास स्टैगर्ड आ गया। स्टैगर्ड जो है वो एनर्जी कम हो जाने की वजह से वो स्टेबल होता है, और फिर उसको 160 के एंगल पे रोटेट किया
और हमारे पास फिर से इक्लिप्सिड बना, तो इस तरह ये हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन शो कर लेता है। आगे हम अगर इक्लिप्सिड और स्टैगर्ड के दरमियान में डिफरेंस की बात करें तो 2-3 पॉइंट्स हम अपनी तरफ से बना सकते हैं कि इक्लिप्सिड के अंदर जो है वो रिपल्जन मैक्सिमम होती है, स्टैगर्ड के अंदर दो ग्रुप्स के दरमियान में रिपल्जन जो होती है वो मिनिमम होती है। अगर इक्लिप्सिड की फॉर्म में रिपल्जन मैक्सिमम होती है तो मीन्स कि उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और स्टैगर्ड में रिपल्जन कम होती है तो मीन्स कि उनकी एनर्जी कम होती है। अगर इक्लिप्सिड की फॉर्म में अगर रिपल्जन ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा है तो मतलब कि वो लेस स्टेबल है, और स्टैगर्ड में अगर हमारे पास रिपल्जन कम है, एनर्जी कम है, तो मीन्स कि वो हमारे पास मोस्ट स्टेबल है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कन्फर्मेशन ऑफ इथेन का जो है वो नेक्स्ट पार्ट, मैक्सिमम जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होती है। तो अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो, तो वो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकता है, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।